नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। और आज अपने जो है ITI फर्स्ट ईयर के जो है 23 मार्च को जो पेपर हुआ है उसके अंदर जो आए हुए पर्सन हैं उनकी एक मैराथन क्लास रखने वाले हैं। तो वीडियो जो है उसको पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि आपके पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपके पेपर में भी जो मैंने पीछे की वीडियो करवाई थी उसके अंदर से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो नीचे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको भी पता लगे कि ये जो वीडियो है ये उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसके अंदर दिया गया है, केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसके अंदर जो आपका सही आंसर था वो था सी ऑप्शन 0.81। तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है तो उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट रहा होगा दोस्तों। अब इसके अलावा जो है क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है कि 16 एम्पियर की करंट रेटिंग जो है केबल उसकी जो है अधिकतम धारा सुरक्षा रेटिंग क्या होगी। तो इसके लिए आपको क्या करना था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 0.81 से। अगर वो जो है पूछ ले कि 32 एम्पियर की जो केबल है उसके लिए अधिकतम जो है धारा सुरक्षा रेटिंग कारक क्या है, तो इसको क्या कर देना है, आपको 0.81 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है 16 एम्पियर वाला और जो 32 एम्पियर वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन जो पीछे के पेपर आए हुए हैं उनमें आ चुके हैं। लेकिन इस बार इसने क्या पूछ लिया, तो इसके अंदर इसने पूछ लिया कि अपने जो धारा सुरक्षा रेटिंग का जो कारक है किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो पूछ लिया। तो इसका जो सही आंसर है वो 0.81 है। तो यहाँ से अब कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है 3 फेज AC परिपथ में कालांतर कितना होता है। यानी कि 3 फेज AC सर्किट के अंदर आपको जो है फेज डिस्प्लेसमेंट बताना है कि कितना होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा आपका बी ऑप्शन 120 डिग्री। यानी कि 3 फेज के अंदर जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका होता है 120 डिग्री का। और अगर वो पूछ लेता कि सिंगल फेज के अंदर, तो सिंगल फेज के अंदर आपका राइट आंसर होता है 90 डिग्री का। तो इसके बाद में अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला वही याद रखना है बार बार कि आपको जो है R जो है किसके समानुपाती है, तो L और A। यानी कि आपका जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है और प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन दिया गया है D, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के आपका जो है चालक का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर ऑप्शन में पूछा होता कि आपके समानुपाती किसके होता है, तो आपकी लंबाई के समानुपाती होता है दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे जो है पूछा गया है इस हथौड़े का नाम क्या है। आपको एक डायग्राम दिया गया है हथौड़े का और पूछा गया है कि ये जो हथौड़ा है ये कौन सा है। तो ये जो हथौड़ा है ये आपका है क्ला हैमर, क्ला हथौड़ा है, उसका डायग्राम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो था दोस्तों ए ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने ए किया उनका आंसर बिल्कुल सही रहा होगा। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको जो है एक ड्रिल बिट दिखाई गई है और पूछा गया है कि ड्रिल बिट का नाम क्या है। तो इसके अंदर आपको जो है नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लैट ड्रिल बिट है, टेपर शैंक बिट है, काउंटर शैंक बिट है या स्ट्रेट शैंक बिट है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर रहा होगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, यानी कि टेपर शैंक बिट जो है ये अपनी है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है IUS संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। आपका जो है फर्स्ट चरण के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन आता है, सेकंड चरण में आता है, थर्ड चरण में आता है या फिर फोर्थ चरण में आता है। तो मैंने आपको जो है जब फर्स्ट चैप्टर करवाया था इसी चैनल के ऊपर, तो
तो उसके अंदर 5S अवधारणा जो है उसके अंदर मैंने आपको करवाई हुई है दोस्तों। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसके अंदर आपको मैंने करवाया हुआ है कि जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो आपका जो है 4th स्टेप के अंदर आता है। 5S संकल्पना की 4th स्टैंड जो है उसके अंदर स्टैंडर्डाइजेशन आता है, और ये क्वेश्चन आपका दिल्ली मेट्रो के पेपर में भी पूछा गया दोस्तों। तो इसी तरीके की जो है वो मेरी थ्योरी की क्लासेस भी इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड है और आती रहती है। तो उनको देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपको उसी से मिलते रहते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है। तो फ्लक्स घनत्व की इकाई जो है वो दोस्तों क्या है, वो आपकी है टेस्ला। फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, टेस्ला। और दूसरी इकाई की अगर बात आती तो दूसरी इकाई क्या हो जाती है आपकी फ्लक्स घनत्व की, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर अगर दिया होता तो ये इकाई भी आपकी जो है फ्लक्स घनत्व की होती है दोस्तों। इसके अलावा तीसरी इकाई क्या हो सकती थी, तो इसके अंदर वो अगर ऑप्शन में दे देता गोश, तो ये जो इकाई होती है ये भी आपकी फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है दोस्तों। अब इसके अंदर अपने देखते हैं वेबर किसकी इकाई है, तो वेबर आपकी जो है फ्लक्स की इकाई है। और एम्पियर टर्न किसकी इकाई है आपकी, तो एम्पियर टर्न आपकी जो है एमएमएफ की इकाई है। तो ये जो है आपके क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले पेपर्स के अंदर। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक डायग्राम दिख रहा है और पूछा गया है इस जोड़ का क्या नाम है, और आपको ऑप्शन में दिए गए हैं कि ये जो है मेरिट जोड़ है, स्कारफर्ड जोड़ है, वेस्टर्न यूनियन जोड़ है, ब्रिटानिया टी जोड़ है। तो निम्न में से ये कौन सा जोड़ है, तो इसके अंदर जो है आपका ये आंसर जो है इसका सही रहेगा दोस्तों कि ये जो आपका है मेरिट जोड़ है। यानी कि ये जो है ए ऑप्शन जिन बच्चों ने किया है इसके अंदर उनका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही रहा होगा दोस्तों। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया आपसे ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किस लिए करते हैं। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किस लिए करते हैं, लाइन की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापना के लिए करते हैं, चालक पर यांत्रिक तनाव जो है आवश्यक नहीं है इसलिए करते हैं, उसके बाद में सिरोपरी लाइन में सेवा जुड़ाव हेतु करते हैं। अब इसका जो ब्रिटानिया टी जोड़ है इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो अपनी ओवरहेड जो लाइनें होती है उनसे अपने जो है सप्लाई लेने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। इसका मतलब इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि सिरोपरी लाइन में से सेवा जो है जुड़ाव हेतु इसका जो है यूज किया जाता है। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया है उनका ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट रहा होगा दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं, लक्स है, ल्यूमन है, कैंडला है या ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर है दोस्तों। तो इसके अंदर इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी ऑप्शन ल्यूमन। तो जिन बच्चों ने जो है बी ऑप्शन किया है उनका ये आंसर जो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। इसके अलावा अगर वो पेपर में पूछ लेता कि आपकी जो है प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या है, तो प्रदीप्ति पुंज की इकाई भी क्या हो जाती, ल्यूमन होती। तो उस कंडीशन में आपको जो है बी ऑप्शन करना होता, ल्यूमिनस फ्लक्स, चमकदार प्रवाह या फिर प्रदीप्ति पुंज बोलता। तो लेकिन अगर वो पेपर में बोल देता कि प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो प्रकाश की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो उस कंडीशन में आपको जो है लक्स जो है वो सही करना था। इसके अलावा जो है वो आपसे क्या पूछ सकता था, तो वो पूछ सकता था कि प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है। तो प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई क्या है, तो कैंडला जो है वो आपकी प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है BIS का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों, यानी कि BIS का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म आपसे पूछ ली गई है। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि फुल फॉर्म आपके जो है चाहे ITI के पेपर हों, चाहे कंपटीशन के कोई गवर्नमेंट जॉब की भर्ती के पेपर हो, तो सभी में इम्पोर्टेंट रखती है। तो यहाँ पर BIS का पूरा नाम क्या रहेगा, तो BIS का पूरा नाम होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दोस्तों। यानी कि बी ऑप्शन जिन बच्चों ने किया है उनका ये ऑप्शन जो है बिल्कुल
सही रहेगा दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है, भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है दोस्तों। भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए थे, विंच का उपयोग किया जाता है, क्रेन और सीलिंग का उपयोग किया जाता है, लेयर और रोलर्स का उपयोग किया जाता है, मशीन चालित प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था बी ऑप्शन, क्रेन और सीलिंग। क्रेन और सीलिंग का जो है उपयोग आपके भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन किया उनका जो है आंसर बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है दोस्तों। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि तापमान प्रभाव, तापमान के नियम, या फिर तापमान नियतांक या तापमान गुणांक। तो आपका जो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो क्या होता है, आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो सही आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ताप गुणक। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया उनका ये जो आंसर है बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब इसके अलावा अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। द्वितीयक सेल जो है किस नियम पे कार्य करते हैं। आपको ऑप्शन में पूछा गया है, लेंज का नियम, जूल का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, या फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। यानी कि आपको पेपर में पूछा गया है कि आपके जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो किस नियम के ऊपर काम करते हैं। तो सेकेंडरी सेल के अंदर जो है आपका लेंज का नियम भी नहीं आता, जूल का नियम भी नहीं आता, और चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है फैराडे के वो भी नहीं आते। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित जो नियम है, यानी कि विद्युत अपघटन से संबंधित जो नियम है वो आपके जो है सेल चैप्टर में ज़रूर आते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया उनका ये जो आंसर है बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया, सिंगल फेज एसी परिपथ में फेज डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। तो मैं पीछे ही बता के आ चुका हूँ, सेम वही क्वेश्चन आ गया। तो इसके अंदर इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ए ऑप्शन, यानी कि 90 डिग्री इसका जो है सही आंसर है दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है, विद्युत इस्त्री के भाग का नाम बताइए। यानी कि ये जो डायग्राम दिख रहा है ये कौन सा भाग है विद्युत इस्त्री का। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है, सोल प्लेट। ये क्वेश्चन मैं पीछे की वीडियो के अंदर भी आपको करवा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जो है पीछे की वीडियोस भी ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके पेपर में उनमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है। यानी कि आपका जो है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, स्वप्रेरण के सिद्धांत पे, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे, विभवपात विधि के सिद्धांत पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के सिद्धांत पे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका जो है विभवपात विधि, यानी कि आपके जो पोटेंशियल मेथड के ऊपर आपका जो है अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट जो है उपयोग किया जाता है। क्योंकि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण ये दोनों आपके जो है ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाते हैं, और आपकी जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ये जो है आपका डीसी मोटर के चैप्टर में आता है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने जो है आपसे ये नहीं पूछा कि तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछा है कि तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी परमाणु के, तो 2, 8, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि पहले कक्ष में कितने, 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 ऐसे होते हैं। तो तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी अगर पेपर में पूछ लेता कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 29 होते हैं।
और अब अगर पूछ लेता कि तांबे के परमाणु के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 8, 18 यानी कि कितने हो गए 28 इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन बचता, तो 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आता वो क्या आता, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं टीवी ट्यूनर के अंदर, दोलक के रूप में, या फिर ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में, या रेडियो रिसीवर के रूप में। आपका जो वायु कैपेसिटर होता है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो एक्चुअल में वायु कैपेसिटर का यूज़ होता है गैंग कैपेसिटर के रूप में। और गैंग कैपेसिटर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है आपका दोस्तों रेडियो जो रिसीवर होते हैं उनके अंदर उपयोग किया जाता है। तो जिन बच्चों ने यहाँ पर डी ऑप्शन किया उनका ये जो आंसर है बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एल्यूमिनियम की चालकता का क्या मान है, एल्यूमिनियम की चालकता का क्या मान है, ये आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 61 महो प्रति मीटर, 56 महो प्रति मीटर, या 35 महो प्रति मीटर और 28 महो प्रति मीटर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन 35 महो प्रति मीटर। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया है उनका ये जो आंसर है बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया गया है, एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। एसी समानांतर परिपथ में जो है आपका इंडक्टेंस है उसका जो है पारस्परिक क्या है। तो इसके अंदर जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है डी ऑप्शन, यानी कि सस्टेंस जो है वो आपका एसी समानांतर परिपथ में इंडक्टेंस का पारस्परिक रहेगा। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है मोटराइज छेनी का क्या उपयोग है। मोटराइज छेनी का क्या उपयोग है, तो इसके अंदर जो है इसका सही आंसर है दोस्तों लकड़ी में आयताकार छेद करना, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन। तो जिन बच्चों ने बी ऑप्शन किया उनका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया है एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का क्या सूत्र है, यानी कि आपसे रिएक्टिव पावर का सूत्र पूछा गया है। तो इसके अंदर जो है रिएक्टिव पावर का सूत्र है दोस्तों डी ऑप्शन VI sin फाई। VI sin फाई जो है वो आपका रिएक्टिव पावर का सूत्र है। और अगर वो पूछ लेता कि एसी के अंदर जो है सीधा पावर का सूत्र या फिर जो है एक्टिव पावर का सूत्र क्या होगा, तो VI cos फाई जो होता है वो आपका एसी के अंदर पावर का सूत्र होता है। और अगर वो पूछ लेता कि डीसी के अंदर पावर का सूत्र बताइए, तो VI P बराबर VI होता। और अगर वो पूछ लेता कि 3 फेज के अंदर बताइए, तो √3 से जो है अपने मल्टीप्लाई कर देते। तो इतने जो है क्वेश्चन इसके अंदर और बनते थे। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है, तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, 1800 डिग्री या 2000 डिग्री या फिर 2300 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 2300 डिग्री सेल्सियस। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया उनका जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। इसके अलावा जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक डायग्राम दिया गया और पूछा गया मीटर का क्या नाम है। और आपको ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं एसी मल्टी रेंज एमीटर है, डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है, एसी और डीसी मल्टी रेंज एमीटर है, एसी और डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर है। तो ये जो है आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, जिसमें जो है इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा बी ऑप्शन डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। तो ये जो आपको डायग्राम दिया गया है ये डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर का है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आपको ये जो क्वेश्चन भेजे गए हैं इसी तरीके से अपने पेपर में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी हमें भेजने हैं, ताकि आपकी तरह जो बाकी स्टूडेंट है उनको बेनिफिट होता रहे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है आपसे पूछा गया ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है।
तो इसके अंदर जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, स्टील 97% होता है और सिलिकॉन 3% होता है, या फिर स्टील 95% होता है और सिलिकॉन 5% होता है, या स्टील 93% होता है और सिलिकॉन 7% होता है, या स्टील 90 और सिलिकॉन 10% होता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी ऑप्शन, यानी कि जो है सिलिकॉन जो होता है वो 7% और स्टील जो होता है वो 93% होता है दोस्तों। अब इसके अंदर अगर वो पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील का क्या अनुपात होता है, तो 97 और 3% ऑप्शन होता है दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो BIS के अनुसार सिंगल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है, यानी कि घरों में जो आपकी तार यूज की जाती है उसका जो न्यूनतम साइज होता है वो क्या होता है, ये आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना था, जिसमें ऑप्शन दिए गए 3 स्क्वायर mm की होती है, 3.5 स्क्वायर mm की होती है, 2.5 स्क्वायर mm की होती है, या फिर 1.5 स्क्वायर mm की होती है। तो इसके अंदर जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 1.5 स्क्वायर mm, यानी कि डी ऑप्शन। तो घरेलू जो तार होती है वो आपके न्यूनतम उसका जो साइज होता है वो 1.5 स्क्वायर mm का होना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो है एक डायग्राम दिख रहा है और उसने पूछा है कि ट्रांसफार्मर का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, दो आपको जो है इस जगह के ऊपर आपको दो जो है वाइंडिंग दिख रही है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। और किसके ऊपर आपकी ये वाइंडिंग लिपटी हुई है, तो आपके यहाँ पर कोर के ऊपर लिपटी हुई है। तो ये जो आपका ट्रांसफार्मर रहेगा वो दोस्तों वो रहेगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर, यानी कि ये जो आपका ट्रांसफार्मर है वो किस प्रकार का है, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। और अगर पेपर में ऑप्शन में इस तरीके का एक डायग्राम दिया होता और पूछा होता कि ये जो डायग्राम है ये आपका किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का है, अगर इस तरीके का कोई डायग्राम दिया होता और उसके अंदर आपकी जो है यहाँ पर कॉइल लपेटी होती, तो इस जगह के ऊपर अगर कॉइल लपेटी होती तो वो जो ट्रांसफार्मर होता वो कौन सा होता आपका दोस्तों, तो वो आपका ट्रांसफार्मर होता सेल टाइप ट्रांसफार्मर, यानी कि ये इस तरीके का अगर कोई डायग्राम होता तो वो ट्रांसफार्मर कौन सा होता, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, आपसे पूछा गया तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए ऑप्शन, यानी कि 0.329 जो है mg प्रति कूलाम जो है आपका तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक डायग्राम दिख रहा है और पूछा है आरेख का क्या नाम है, यानी कि जो डायग्राम दिया गया है उसको क्या बोलते हैं, अपने स्थापना योजना बोलते हैं, लेआउट आरेख बोलते हैं, वायरिंग आरेख बोलते हैं, परिपथ आरेख बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो दोस्तों वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, सर्किट डायग्राम का है। तो यानी कि ये जो डायग्राम है एक प्रकार का सर्किट डायग्राम है, ना कि वायरिंग डायग्राम, ले डायग्राम या फिर स्थापना योजना है। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि स्पेसिफिकेशन जो होती है आपकी घरों के अंदर जो कंड्यूट पाइप यूज़ करते हैं उसकी जो साइज़ है वो कहाँ से अपने लेते हैं। तो उसका जो साइज़ है कहाँ से लेते हैं, उसकी लंबाई से लेते हैं, दीवार की मोटाई से लेते हैं, आंतरिक व्यास से लेते हैं या बाह्य व्यास से लेते हैं। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, तो इसका सही आंसर आपका डी ऑप्शन, यानी कि आपकी जो कंड्यूट पाइप होती है उसका जो बाहर का व्यास होता है वो बाहर के व्यास से आपकी जो कंड्यूट पाइप है उसका साइज़ लिया जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम दिख रहा है और पूछा यंत्र का नाम क्या है। एक डायग्राम देके और आपसे पूछा गया था यंत्र का नाम क्या है। तो आकर्षण प्रकार का चल लोहा है, उसके बाद में दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रतिकर्षण प्रकार का चल लोहा है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है, स्थायी चुंबक चल कुंडली है, या फिर आपकी डायनमोमीटर कुंडली है। तो ये आपको ऑप्शन दिए गए थे। तो इसके अंदर इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन, यानी कि ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये आपका आकर्षण प्रकार का चल लोहा जो है मापी है। अब इसके बाद में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसके अंदर आपको जो है डायग्राम दिख रहा है फिर से एक, और पूछा गया पैमाने का क्या नाम है, रेखीय पैमाना है, मोटे पैमाने पर है, विस्तारित पैमाना है या गैर रेखीय पैमाना है,
यानी कि लीनियर स्केल है या फिर नॉन लीनियर स्केल है, तो ये जो आपका डायग्राम दिख रहा है ये आपका नॉन लीनियर स्केल का डायग्राम है दोस्तों। यानी कि ये जो डायग्राम है ये आपका डी ऑप्शन का रहेगा क्वेश्चन के अंदर आंसर इसका, नॉन लीनियर स्केल यानी कि गैर रेखीय पैमाना। तो जिन बच्चों ने डी ऑप्शन किया उनका ये जो आंसर है बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। यानी कि आपको जो है बताना है कि बैंड लगाना है, कोल्ड जो है बैंड लगाना है, तो आपके लिए सुरक्षित जो है पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या होगा। तो इसके अंदर जो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन 25 mm। तो जिन बच्चों ने सी ऑप्शन किया उनका ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अब इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया चांदी का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक क्या है। चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर है डी ऑप्शन, यानी कि 1.1182 mg प्रति कूलाम जो है आपका चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है दोस्तों। इसके बाद में अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू वे स्विच एक लैंप को 3 जगहों से कंट्रोल करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट स्विच होता है, इंटरमीडिएट स्विच के साथ में एक कोई भी बल्ब होता है, उस बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए उसके साथ में कितने टू वे स्विच उपयोग करने पड़ेंगे अपने को। तो उसके साथ में आपको जो होता है वो आपको 2 टू वे स्विच उपयोग करने पड़ते हैं दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच के साथ में। तब एक लैंप जो होता है उसको 3 जगह से अपने कंट्रोल कर सकते हैं, और एक लैंप को अगर 2 जगह से कंट्रोल करना है तो 2 टू वे स्विच लगते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सीडीओ की वायरिंग भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये रही आज के आपके इतने क्वेश्चन। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे और आपके पेपर में भी इनमें से क्वेश्चन आए होंगे। तो अगर आपके पेपर में इनमें से क्वेश्चन आए हैं तो नीचे जो कमेंट सेक्शन दिया गया है उस कमेंट सेक्शन के अंदर हमें ज़रूर बताएं, और आपको जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है उसके बाद में जो पर्सन आपकी जो PDF जो मैंने आपको भेजी हुई है उस PDF में से क्वेश्चन आते हैं उनके आपको स्क्रीनशॉट लेकर और हमें उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भेजना है मार्क करके, ताकि उनकी जो वीडियो है वो हम लेके आ सकें और बाकी जो स्टूडेंट है उनको बेनिफिट इसका हो सके दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड इसी तरीके की वीडियोस जो है इस चैनल के ऊपर हम लोग जो है प्रोवाइड करवाते रहते हैं दोस्तों। और शेयर जो है वीडियो को ज़रूर आपको करना है, क्योंकि शेयर अगर आप करोगे तो आपके जो साथी मित्र हैं उन साथी मित्रों को इसका फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो जो है आप बार बार जो है देखते रहिए, अगर कुछ चीज़ें रह गई है तो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।